नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है आज की इस क्लास में। हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल में प्रेमचंद पूर्व युग के बारे में पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेमचंद प्रसाद युग के बारे में। तो प्रेमचंद प्रसाद युग जो है ये हिंदी कहानी के इतिहास में दूसरा युग है। 1916 से 1936 के बीच में ये युग था। प्रेमचंद ने लिखना शुरुआत किया था 1907 से, लेकिन जो उनके लेखन में परिपक्वता आई थी वो 1915-16 के आसपास आई थी। इसलिए प्रेमचंद प्रसाद युग जो है इसे हम 1916 से 1936 के बीच में रखते हैं। प्रेमचंद आपको पता है मुंशी प्रेमचंद, और प्रसाद का मतलब यहाँ पे है जयशंकर प्रसाद। तो इन दोनों का समय था ये, मतलब ये दोनों लोग कहानियां लिख रहे थे। इसलिए कहानी के इतिहास का वह कालखंड जिसमें प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद साथ साथ कहानियां लिख रहे हों, उस कालखंड को हम कहते हैं प्रेमचंद प्रसाद युग। अब प्रेमचंद प्रसाद युग की विशेषता क्या है कि यहाँ पर आते आते हिंदी कहानी परिपक्व होनी शुरू हो गई थी। शुरुआत तो 1915 के आसपास हो गई थी। पहले भी कुछ यथार्थवाद था कहानियों में, लेकिन हिंदी की कहानियों में यथार्थवाद अपने उच्च स्तर पे पहुंचता है 1916 से 1936 के बीच के समय में, जब प्रेमचंद की जो शुरुआती रचनाएं हैं उनमें आपको यथार्थवाद देखने को नहीं मिलेगा। उनमें आदर्शवाद उनके ऊपर हावी है। मगर जैसे जैसे प्रेमचंद आगे बढ़ते हैं, लेखन में परिपक्व होते जाते हैं, वैसे वैसे उनका दृष्टिकोण भी बदलता है। किसी भी व्यक्ति का दृष्टिकोण हर समय एक जैसा नहीं रहता है। समय के साथ साथ उसकी विचारधारा भी बदलती है, उसके सोचने समझने का तरीका भी बदलता है। तो वैसे ही प्रेमचंद के साथ भी हुआ। अब देखिए, प्रेमचंद और प्रसाद में खास अंतर यह है कि प्रेमचंद भी यथार्थवाद लिखते थे और प्रसाद भी यथार्थवाद लिखते थे। अंतर ये आ जाता है बस कि प्रेमचंद जो थे ये सामाजिक यथार्थवाद लिखते थे, यानी कि समाज में किस तरह की घटनाएं घट रही हैं, वास्तव में प्रैक्टिकल तौर पर क्या घटनाएं घट रही हैं, उसके बारे में लिखेंगे प्रेमचंद। और प्रसाद लिखेंगे मनोवैज्ञानिक स्तर के यथार्थवाद के बारे में। किसी के मन में द्वंद्व चल रहा है, कोई स्त्री है उसके मन में क्या द्वंद्व चल रहा है। जैसे आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोई स्त्री है, उसे घर का काम भी करना है और बाहर भी नौकरी करनी है। आज के परिप्रेक्ष्य में समझे तो उसके मन में एक द्वंद्व चलेगा कि ये काम करें या ये काम करें, बच्चे भी पालने हैं। तो ये सारी चीजें एक साथ चलती हैं, तो ये दोनों उसके मन में दो विचारों की टकराहट उत्पन्न होती है। इसे हम कहेंगे मनोवैज्ञानिक आधार पर यथार्थवाद को दिखाना। यदि कोई लेखक स्त्री के मन की इस बात को लिखता है या किसी पुरुष के मन की उस मन के अंदर के द्वंद्व के बारे में, टकराहट के बारे में लिखता है, तो उसे हम मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद कहेंगे। और सामाजिक यथार्थवाद का मतलब हुआ समाज के कारण क्या प्रभाव पड़ रहा है। उदाहरण के लिए कोई स्त्री है, अभी हाल फिलहाल में जो आप लोग देख रहे हैं कि फटी जीन्स वाला जो बयान है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का, तो उस पर जो बातचीत चल रही है, तो यथार्थवाद में सामाजिक यथार्थवाद का मतलब है किसी स्त्री पर, किसी व्यक्ति पर, किसी पुरुष पर, कोई भी हो, पुरुष हो स्त्री हो, उसके ऊपर समाज के कारण किस तरह का कष्ट उत्पन्न हो रहा है। जैसे कि किसानों के ऊपर क्या प्रेशर पड़ रहा है, किसानों को क्या दिक्कत हो रही है नई किसान बिल से, इसके बारे में अगर कोई लिखे सही तथ्यों के आधार पर, उसे हम कहेंगे यथार्थवाद। तो सामाजिक यथार्थवाद और मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद में यही है कि समाज के कारण जो द्वंद्व हमें देखने को मिलता है, जो हमें बिल्कुल दृष्टिगोचर है द्वंद्व, उसे सामाजिक यथार्थवाद में रखेंगे। और जो किसी के मन में टकराहट चल रही है, मन में दुविधा है, उस तरह के यथार्थवाद को हम मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद कहेंगे। प्रेमचंद जो थे वो महात्मा गांधी से काफी प्रभावित थे। महात्मा गांधी के प्रभाव में आकर इन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी, और इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, कब छोड़ी थी? महात्मा गांधी से प्रभावित होकर। तो महात्मा गांधी की जो विचारधारा थी, सत्य की विचारधारा, अहिंसा की विचारधारा, ये विचारधारा देखने को मिलती है प्रेमचंद की रचनाओं में। यथार्थवाद तो है ही, मगर प्रेमचंद का शुरुआती दौर जो आदर्शवाद की तरफ जाता है वो महात्मा गांधी से प्रेरित है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि प्रेमचंद को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, उनकी रचनाओं को दो अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं, अभी समझेंगे। तो फिलहाल ये देख लेते हैं अन्य कहानीकार कौन है इस युग के। तो अन्य कहानीकार में सुदर्शन है, जिनकी कहानी है हार की जीत,
विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक हैं जिनकी कहानी है ताई। तो ये कुछ दो और कहानीकारों का नाम मैंने बता दिया, इसको हम आगे डिटेल में भी देख लेंगे। फिलहाल बात करते हैं प्रसाद की। तो देखिए जयशंकर प्रसाद जो है इनके ऊपर भी गांधीवाद का प्रभाव था, मगर बड़ा कम था। उतना ज्यादा गांधीवाद का प्रभाव इनके ऊपर देखने को नहीं मिलता है। हालांकि कुछ समानताएं गांधी के साथ इनकी हो सकती हैं, मगर फिर भी उतना ज्यादा ये महात्मा गांधी से प्रभावित नहीं थे। अब जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य में ऐसे लेखक हैं जिन्होंने लगभग सभी विधाओं में कुछ ना कुछ लिखा है। आप देखिए कहानी के क्षेत्र में भी इन्होंने लिखा है, आकाशदीप कहानी है इनकी। उसके बाद इन्होंने महाकाव्य कविता के क्षेत्र में आए तो आंसू लिखा है, कामायनी लिखी है, हमारे सिलेबस में भी है कामायनी। नाटकों में आए तो इन्होंने ध्रुव स्वामिनी लिखी है, स्कंदगुप्त लिखा है, चंद्रगुप्त लिखा है। स्कंदगुप्त हमारे सिलेबस में है और बिहार और यूपी पीसीएस के सिलेबस में चंद्रगुप्त नाम का नाटक है जो कि जयशंकर प्रसाद का लिखा हुआ है। तो कामायनी और स्कंदगुप्त यूपीएससी के सिलेबस में दो तो सीधे सीधे ले लिया गया है, कहां से? जयशंकर प्रसाद से, पेपर 2 खंड क। तो ये आपको समझ में आ गया कि प्रसाद जो थे, जयशंकर प्रसाद जो थे, इन्होंने साहित्य की लगभग सभी विधाओं में हाथ आजमाया है। निबंध से लेकर कहानी, आलोचना, समीक्षा, महाकाव्य यानी कि कविता के क्षेत्र में भी पहुंच गए। उसके बाद नाटक, उसके बाद इन्होंने उपन्यास भी लिखे। तो ये सारी चीजें इन्होंने प्रसाद जी ने लिखी हैं। अब हम बात करते हैं, सबसे पहला जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं प्रेमचंद के ऊपर। प्रेमचंद प्रसाद युग में दोनों पर चर्चा करनी है। हम बात करते हैं पहले प्रेमचंद के ऊपर। तो देखिए प्रेमचंद की जो पहली कहानी छपी थी वो एक पत्रिका थी, उर्दू की पत्रिका थी जमाना। जमाना पत्रिका में सन 1907 में संसार का सबसे अनमोल रत्न नाम से कहानी छपी और ये कहानी लिखी थी धनपत राय ने। कहानी लिखी थी धनपत राय ने। इन्होंने सोजे वतन नाम से इनकी कृति आई थी जिस पर ब्रिटिश सरकार ने बैन लगा दिया था और उस बैन के कारण ब्रिटिश सरकार ने उस पर बैन लगा दिया और कहा कि प्रेमचंद या तो तुम नौकरी छोड़ दो या तो तुम अपना लेखन ही कर लो। तो प्रेमचंद उस समय गांधी जी से प्रभावित नहीं थे, गांधी को साक्षात उन्होंने नहीं सुना था, इसलिए और गांधी ने उस वक्त आह्वान भी नहीं किया था कि आप स्कूल कॉलेज छोड़ दीजिए। आप समझिएगा यह असहयोग आंदोलन के आसपास का समय चलेगा जब महात्मा गांधी असहयोग करने को बोलेंगे और छात्र स्कूल छोड़ देते हैं, वकील अपनी वकालत छोड़ देते हैं, टीचर अपना पढ़ाने का जो है वो छोड़ देते हैं। इसके साथ साथ जो लोग सरकारी नौकरियों में हैं वो अपनी नौकरियों से त्यागपत्र देते हैं। ये असहयोग आंदोलन में ऐसा होता है 1920 से 22 के बीच में। तो ये जो समय था जब इनकी सोजे वतन नाम से कृति छपी थी तो इनकी सारी कृतियों को जब्त कर लिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा और ये कहा गया कि प्रेमचंद या तो तुम लिखना छोड़ दो या तो तुम नौकरी छोड़ दो। नौकरी इन्होंने उस समय नहीं छोड़ी, इन्होंने लिखना छोड़ा। लिखना इस तरीके से छोड़ा कि इन्होंने अपना नाम धनपत राय से बदल के प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। प्रेमचंद नाम से इन्होंने लिखना शुरू किया था। अब देखिए बड़ी मजेदार बात है, मुंशी प्रेमचंद नाम कैसे आया? ये देखिए हम लोग समझते हैं कि प्रेमचंद के नाम के आगे मुंशी लगा हुआ है। दरअसल दो अलग अलग व्यक्ति थे, एक थे मुंशी जी और एक प्रेमचंद। इन दोनों लोगों ने, इसके बारे में मैं कभी और अच्छे तरीके से बता दूंगा आपको कि क्या कहानी है, फिलहाल इस वीडियो में छोड़ देते हैं। हालांकि बाद में मुंशी और, जैसे आप ऐसे समझिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, दो संगीतकार हैं। तो अब अगर कोई एक आदमी सुने तो उसको लगेगा, जो कभी नहीं जानता हो कि दो लोग हैं, तो उन्हें लगेगा कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल किसी एक आदमी का नाम है। तो ठीक वैसे ही मुंशी अलग थे और प्रेमचंद अलग थे, मगर ये नाम इतना चल गया कि बाद में मुंशी नाम प्रेमचंद ने अपने आगे लगा लिया, प्रेमचंद के आगे मुंशी प्रेमचंद लिखा जाने लगा। हालांकि मुंशी कोई और थे, बाद में बात करेंगे कभी तफसील से इसके बारे में। फिलहाल देखते हैं प्रेमचंद के बारे में। तो पहली कहानी 1907 में जमाना पत्रिका में छपती है और 1907 से 1936 के बीच में ये इनका समय है लिखने का। 1907 से 1936 का ये जो समय है प्रेमचंद का, इस 30 वर्ष के समय में प्रेमचंद ने 300 कहानियां लिखी हैं और ये 300 कहानियां मानसरोवर नाम से, इनकी जो कहानी संग्रह है वो मानसरोवर के नाम से छपी है और 8 खंडों में है। 8 खंड, आपको 8 किताबें मिलेंगी जिसमें 300 कहानियां होंगी मुंशी प्रेमचंद की। अब हम बात करें प्रेमचंद ने लिखना जब शुरू किया था तो हमने बताया कि आदर्शवाद था, फिर आदर्शोन्मुख यथार्थवाद आया और फिर प्रेमचंद आते हैं ओरिजिनल यथार्थवाद की तरफ। दरअसल होता क्या है कि पहला चरण जो हम इसको बांटते हैं वो सन 1907 से 1925 के बीच में बांट देते हैं। 1907 से 1925 के बीच में प्रेमचंद ने जो रचनाएं लिखी वो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद था। मतलब उसमें यथार्थ
यथार्थवाद जरूर कहीं ना कहीं था, मगर वो यथार्थवाद आदर्शवाद से सपोर्टेड था, आदर्शवाद उस पर हावी था। दूसरा चरण जो आता है वो आता है 1925 से 36 का। इस समय में प्रेमचंद ने पूरी तरह से यथार्थवाद लिखा है और हिंदी कहानी को आदर्शवाद से यथार्थवाद के चरम पर पहुंचा दिया है। यानी कि यथार्थवाद उस लेवल पे पहुंच जाता है 1936 आते आते कि लगता है कि ये हिंदी की कहानी का इतिहास जो आज से 25 साल पुराना है, 30 साल पुराना है, 1936 और 1901 1902 की कहानियां, तो ये 35-36 साल में जो यात्रा हिंदी साहित्य की कहानी की विधा ने किया है, ये प्रेमचंद को ही इसका योगदान जाता है कि इतने चरम स्तर पर यथार्थवाद को लेकर आए। जबकि भारत में शुरुआती कहानियां पूरी तरह से यथार्थवाद में, आदर्शवाद में थी। कुछ कहानियां उपदेशात्मक थी, जैसे एक जमींदार का दृष्टांत पूरी तरह से उपदेशात्मक कहानी थी, उपदेश दिया जा रहा था, कैसे चर्च का पादरी आके उसको समझाता है जमींदार को। इसी तरह से जितनी भी कहानियां लिखी गई वो आदर्शवाद से प्रेरित थी, लेकिन यथार्थवाद प्रेमचंद लेके आते 1936 आते आते यथार्थवाद हिंदी साहित्य में उस लेवल पे पहुंच जाता है कि कोई उसका सानी नहीं है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रेमचंद के पहले और दूसरे चरण के बारे में। तो प्रेमचंद के लेखन का जो पहला चरण हमने लिया 1907 से 1925 का समय, इस समय जो प्रेमचंद ने कहानियां लिखी थी वो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। मंत्र, बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, इस तरह की कहानियां लिखी गई थी। अब देखिए मंत्र का जितनी भी कहानियां लिखी हैं, मंत्र है, बूढ़ी काकी है, पंच परमेश्वर है, तीनों कहानियों में एक खास बात है और एक कॉमन बात है। कॉमन बात यह है कि इन तीनों कहानियों का अंत आते आते किसी न किसी का हृदय परिवर्तन हो जाता है। मंत्र कहानी जो है, इसमें आप देखिए वो बूढ़ा जब डॉक्टर के पास जाता है कि मेरे बेटे को चल के देख लो, तो वो डॉक्टर देखने नहीं जाता है, कहानी में ऐसा है, ठीक है। एक बूढ़ा आदमी रहता है, वो जाता है, कहता है कि मेरे बेटे को डॉक्टर साहब चल के देख लीजिए। डॉक्टर साहब उसको देखने नहीं जाते हैं, खेलने चले जाते हैं। फिर एक समय आता है कि डॉक्टर साहब के लड़के का कुछ बर्थडे वगैरह हो रहा होता है और उसी बीच में एक सांप काट देता है। सांप काट देता है तो ये जो बूढ़ा आदमी था वो झाड़ फूंक जानता था, उसके पास लोग भिजवाते हैं खबर, डॉक्टर साहब भिजवाते हैं कि आके उसको सही कर दो। अब यहाँ पर वो आदमी चाहता तो नहीं भी आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि डॉक्टर ने तो उसकी सहायता नहीं की थी, मगर यहाँ उस बूढ़े का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो बूढ़ा जाके डॉक्टर साहब के बच्चे को ठीक करने की कोशिश करता है और ठीक कर देता है। तो ये है मंत्र कहानी, इसमें बूढ़े का हृदय परिवर्तन हो गया। ठीक वैसे ही बूढ़ी काकी कहानी आप पढ़िएगा, इसमें भी आपको हृदय परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसमें आप ऐसे समझिए, एक काकी रहती हैं और एक उनकी बहू रहती है, आप ऐसा समझ सकते हैं, बहू है। वो बहू जो है उनको खाना पीना नहीं देती है, ठीक से नहीं रखती है। एक आयोजन होता है, उनके यहाँ फंक्शन होता है, तो वो जो बूढ़ी काकी है वो अपने सारा जमीन वगैरह जो भी है वो अपने भतीजे को दे देती है और बहू को दे देती है। अब जो बहू है उसे खाना नहीं देती है। एक समय ऐसा आता है उनके यहाँ कोई आयोजन हो रहा होता है और आयोजन में जो लोग खा पी के अपना जूठा पत्तल वगैरह फेंक देते हैं, उस जूठे प्लेट में से कुछ कुछ निकाल करके, चुन करके ये बूढ़ी काकी जो है ये खा रही होती है उस आयोजन में। तो ये देखकर हृदय परिवर्तन हो जाता है उसकी बहू का, यहाँ भी हृदय परिवर्तन। पंच परमेश्वर में अलगू चौधरी वाली कहानी में यहाँ भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। हालांकि उसने उसके साथ अच्छा नहीं किया था, मगर उसे लगता है कि मैं पंच हूँ और पंच में ईश्वर का वास होता है, इसलिए मैं जो करूंगा वो अच्छा ही करूंगा। तो इस तरह से प्रेमचंद का जो पहला चरण है 1907 से 1925 के बीच का जो समय है, या कह सकते हैं कि 1907 से 1925 के बीच का जो प्रेमचंद का समय है, इसमें पूरी तरह से उन्होंने यही किया है कि कहानी को सुखांत बनाया है। सुखांत कहानी का मतलब होता है जिस कहानी का अंत खुशी के साथ होता हो। तो इसमें यही हुआ कि मंत्र में भी हृदय परिवर्तन हो गया, डॉक्टर का लड़का बच गया। बीच में फिर बूढ़ी काकी आती है, तो इसमें भी अंत में वो काकी को मानने लगती है उसकी बहू। पंच परमेश्वर में दोनों मित्र जो हैं जिनके बीच में दरार आ गई होती है, वो दोनों फिर से एक साथ हो जाते हैं। तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं प्रेमचंद के पहले चरण में। अब आते हैं प्रेमचंद का जो दूसरा चरण है 1925 से 1936 का समय। अब इसमें देखिए क्या है, प्रमुख कहानियों में कफन है, सदगति है, पूस की रात है, अलग्योजा है। इन सारी कहानियों में से जो हमारे सिलेबस में कहानियां हैं उनके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लगभग सारी एक एक कहानी को 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट का समय देते हुए और चर्चा करेंगे जो हमारे सिलेबस में है प्रेम मंजूषा किताब से। फिलहाल के लिए दूसरे चरण को समझते हैं कि क्या अंतर है प्रेमचंद के कहानी जो पहला चरण है और दूसरा चरण है।
अंतर ये आता है कि प्रेमचंद अब यथार्थवाद की तरफ उन्मुख हो चुके होते हैं। अब वो अपनी कहानी में सुखांत नहीं लाते हैं। अब उनका चरित्र अपने हिसाब से चलता है, चरित्र को खुला छोड़ दिया, वो उसको जिधर जाना है उधर जाएगा और अंत में जैसी कहानी बन पड़ेगी वैसी कहानी लिखी जाएगी। यहाँ पर कफन, सदगति, पूस की रात, अलग्योझा ये इनके दूसरे चरण की कहानी है। कहने का मतलब 1925 के बाद की कहानियां हैं। इसमें कफन जो कहानी है ये यथार्थवाद का हिंदी साहित्य में कहानी की इतिहास में यथार्थवाद का सबसे चरम स्तर जो है वो कफन है, सबसे चरम स्तर है। कहानी की बात करें तो उपन्यास में हमें गोदान देखने को मिलेगा। सदगति, पूस की रात। अब आप पूस की रात का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। पूस की रात कहानी में प्रेमचंद अगर चाहते तो किसी तरह से उसके खेत को बचा सकते थे। प्रेम और कहानीकार है वो तो लिख देता कुछ और कि कुत्ता जो गया वो जाके उसको भगा दिया, या फिर जो किसान है वो उठ के लाठी लेके गया और जो जानवर उसके खेत को खराब कर रहे थे उनको भगा दिया। मगर यहाँ पे यथार्थवाद दिखाया प्रेमचंद ने कि किसान वास्तव में किस समस्या से जूझ रहा है, और ये चीजें आज भी उसी तरह से प्रासंगिक हैं जो 1925 से 36 के बीच में थी। अलग्योझा में भी वही है, कफन में भी वही है। कफन में दिखाया गया है कि कैसे कफन जो कहानी है वो आपको पढ़नी है अगर, तो उसको आप पढ़िए। जितनी भी कहानियां इसको एक एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए फायदा होगा। आपको समझने को ये समझ में आ जाएगा कि प्रेमचंद ने कहानी में किस तरह से बदलाव किया है, कैसे प्रेमचंद ने जो शुरुआत की कहानियां उन्होंने लिखी हैं जिसको हम अच्छा नहीं कहेंगे अभी, उन कहानियों से कैसे वो अपने सर्वश्रेष्ठ तक पहुंचते हैं, कैसे प्रेमचंद हिंदी साहित्य की कहानी कला में एक नया बदलाव लाते हैं, ये हमें देखना है। तो इन कहानियों को एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इन दूसरे चरण की कहानियों में किसी प्रकार का हृदय परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा नहीं लगता है कि जबरदस्ती प्रेमचंद ने करवाया है कि नहीं हृदय परिवर्तन करा दो जमींदार का और सबको खुशी खुशी रहने दो, ऐसा कुछ भी नहीं कराया है प्रेमचंद ने। अंत में उनके किरदार में जो प्रमुख होते हैं वो मर भी गए हैं बाद की कहानियों में। गोदान में अगर आप देखें होरी की यही कहानी है। तो यहां पर उन्होंने दिखाया है कि वास्तव में ऐसा होता है। पहले दिखाया कि ऐसा होता था, वो कभी होता होगा भारत में, लेकिन वर्तमान में ऐसी चीजें नहीं है। हृदय परिवर्तन वाली चीजें हैं मगर बहुत कम है। तो दूसरे चरण की उनकी कहानी जो है वो बहुत शानदार है। अगली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेमचंद के बारे में थोड़ा डिटेल से कि प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य में कहानी की दशा और दिशा किस तरह से तय की, किस तरह से बदली, और प्रसाद का क्या योगदान था इसके बारे में, और साथ ही साथ प्रेमचंद के पश्चात यानी प्रेमचंद उत्तर काल में क्या क्या कहानियां हैं उसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ये वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।